हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे विराम चिन्ह, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क। जब हम परस्पर बात करते हैं तब हमें अनेक बार बीच बीच में रुकना पड़ता है। इस रुकने को विराम कहते हैं। तो देखो, अगर हम कुछ बोलेंगे तो जब एक सेंटेंस खत्म हो जाता है तो हम थोड़ा पॉज लेते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, विराम। यही विराम कभी सांस लेने के लिए, कभी अपनी बात पर बल देने के लिए होता है, कभी प्रश्न पूछने के लिए, तो कभी आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। तो क्या होता है, कभी तो हम जैसे बोलते बोलते थक जाएंगे तो सांस लेने के लिए होते हैं, या फिर अपनी बात को अगर हमें दूसरों को क्या करना है, सुनवाना है, तो हम उसी के हिसाब से क्या लेते हैं, बीच में विराम लेते हैं। इसी प्रकार लिखते समय भी विराम की आवश्यकता पड़ती है। तो बोला गया है, इसीलिए जो लिखते हैं, बोलते वक्त तो चलो हमारा वो तो क्या, पर लिखते वक्त भी हमको विराम की जरूरत पड़ती है। वाक्यों में विराम रुकने की अभिव्यक्ति के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को हम क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इस प्रकार लिखते समय रुकने का संकेत देने तथा कथन का आशय समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। एक ही वाक्य को अलग अलग शैली में बोलने से अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो सकते हैं। विराम चिन्हों को के सही प्रयोग से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। तो अगर हम पूर्ण विराम यानी जो भी विराम चिन्ह है उसको सही जगह पर लगाएंगे तो उसका अर्थ क्या हो सकता है, सही से स्पष्ट हो सकता है। वाक्य में विराम चिन्ह के उचित स्थान से इधर उधर हो जाने पर वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। तो अगर हम उसकी गड़बड़ी कर देंगे, इधर उधर लगा देंगे, तो उसके अर्थ में भी बदलाव आ जाता है। जैसे देखो, रोको मत जाने दो, तो क्या बोल रहे कि रोको, इसको जाने मत दो। तो यहाँ अल्प विराम का स्थान बदल देते। तो देखो, पहले यहाँ पे लगाया, अब इसके बोलते हैं कि रोको मत जाने दो। अब इसकी यहाँ पे लगाने से क्या मतलब होगा, इसको रोको मत जाने दो, और यहाँ पर रोको मत जाने दो, यानी हमने यहाँ पे पोज लिया तो इसको रोको उसे जाने मत दो, और इसमें मतलब क्या हो गया कि रोको मत, इसे रोको मत जाने दो। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम इसका क्या करते हैं, विराम चिन्ह को इधर या इधर करते हैं तो उसका बिल्कुल ही मतलब बदल जाता है। पहले उदाहरण से यह अर्थ स्पष्ट होता है कि रोको नहीं जाने दो, जबकि दूसरे उदाहरण में क्या स्पष्ट होता है कि रोको नहीं जाने दो। अतः विराम चिन्ह का सही प्रयोग भी वाक्य का स्पष्ट और सही अर्थ देता है। अब विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं, देखो कुछ कुछ है जो बहुत ज्यादा मेन होता है, जैसे फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, जो कब लगता है, जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाए। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूरे होने पर किया जाता है। प्रश्न सूचक तथा विस्मयादि वाक्यों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के पूरे होने को पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मैं नहाने जा रहा हूँ, तो वाक्य पूरा हो गया, तो एंड में हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। आज हमारे घर पर मेहमान आएंगे, सेंटेंस खत्म हो गया, तो हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम। फिर देखते हैं अल्प विराम, जिसको हम कॉमा बोलते हैं। तो वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जहाँ थोड़ा रुकना आवश्यक हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। तो वहाँ पे हमें थोड़ा रुकना चाहिए, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम। तो अध्यापक ने कहा तो कक्षा में जाओ, तो कहा के बाद क्या कहा, थोड़ा पॉज लिया, तो हमने क्या लगाया, अल्प विराम, कि तुम कक्षा में जाओ। मैं गया परंतु वापस लौट आया, तो मैं गया तो था पर वहां से क्या आ गया, वापिस आ गया। फिर आता है अर्ध विराम। तो जब दो वाक्यों के मध्य अल्प विराम लगाने से अर्थ में भ्रांति उत्पन्न होने की आशंका हो तो वहां अर्ध विराम लगाया जाता है। तो देखो, जहाँ पे क्या हो सकता है, कॉमन लगा के यानी अर्ध विराम लगा के थोड़ी शंका हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, अर्ध विराम, अर्ध विराम का। तो तुम्हें जाना चाहिए, जाओ, लेकिन मुझसे चलने को मत कहना। तो बोली कि तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मुझे मत बोलना चलने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। तो देखो, वहां पर भी और यहाँ पर भी दो कॉमन लगा सकते थे, इसलिए हमने क्या करा, लाइन को अलग अलग स्पष्ट करने के लिए बीच में अर्धविराम लगाया। वह जाए या न जाए लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा। तो वो जाए न जाए पर मैं तो जरूर जाऊंगा, तो साफ साफ पता चल रहा है ये वाक्य अलग है और ये वाक्य अलग। फिर आता है प्रश्नवाचक, जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए। तो उसके अंत में प्रश्नवाचक यानी ये वाला साइन लगा देते हैं। तो तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या पसंद है, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, प्रश्नवाचक, जब हम किसी से प्रश्न पूछें। फिर विस्मयादि बोधक क्या होता है, जब हम क्या करें, कोई बहुत ज्यादा खुश हो या दुखी हो, तो तब हम किसका यूज करते हैं, विस्मयादि का। इसका प्रयोग विस्मया
विस्मय सूचक वाक्यों के अंत में तथा विस्मयादिबोधक शब्द वहा, अरे आदि व संबोधन कार के बाद किया जाता है। और इसका चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। तो वहा क्या शानदार चौका मारा, तो बहुत खुश है, तो बोला कि अच्छा इसने तो बड़ा अच्छा चौका मारा है, कितना सुंदर दृश्य है। ये महात्मा कृपया अंदर चले आइए। तो क्या कर रहे हैं? ये महात्मा के बाद हमें विस्मय आदि का चिन्ह लगा। तो ये क्या लगता है? ये शुरुआत में भी लग सकता है और वाक्य के अंत में भी लग सकता है। फिर आता है विवरण चिन्ह। तो किसी विषय का विवरण प्रस्तुत करने या वर्ग विभाजन करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो देखो हमें पार्ट्स बताने थे, तो इसीलिए हमने क्या करा, वहां पर क्या लगाया? ये वाला विवरण चिन्ह लगाया कि कितने भेद होते हैं? 3। तो फिर हमने 3 लिख दिए। तो शरीर के स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। कौन कौन से? तो हमने ये वाला चिन्ह लगा दिया कि पौष्टिक भोजन ग्रहण करना और क्या करना, जल्दी सोना और जल्दी उठना। तो क्या करते हैं, जब हम उसके टाइप्स बताते हैं तब हम विवरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। फिर आएगा उद्धरण चिन्ह यानी कॉमा, ताकि अगर कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीज बतानी होती तो हम उसको ऐसे बंद कर देते हैं ना, तो इसी को हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो किसी व्यक्ति की कही बात को ज्यों का त्यों उद्धत किया जाए तब दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। तो देखो किसी ने बात बोली तो बोलूंगी कि उसने उससे ऐसे ऐसे बोला, तो उसने क्या बोला, मैं इसके बीच में एज इट इज वही वर्ड्स बोल देती जो उसने मुझे बोले थे तुमसे कहने के लिए। देखो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान, तो ये उन्होंने बोला है, तो हमने बता दिया कि क्या बोला था हमने, ये वाला जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो हमने इसको किससे वर्ड कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा से। तो किसी व्यक्ति के उपनाम या पाठ के शीर्षक के साथ इखरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराद, प्रेमचंद का नमक का दरोगा। तो प्रेमचंद ने क्या लिखा, ये पाठ लिखा, इसको हमने किसमें कर दिया, कॉमा में कर दिया। फिर आता है योजक चिन्ह। तो 2 शब्दों का परस्पर संबंध दर्शाने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे 2 चीजें बताएंगे, ऊपर नीचे अंदर बाहर एक जैसी या अपोजिट, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह। तो वह सुबह शाम खेलता है, तो सुबह शाम हो गया, तो बीच में क्या गया, योजक चिन्ह। खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है, तो एक हारा और एक जीतेगा, तो इसमें ये दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, उनके बीच में योजक का चिन्ह लगाते हैं। फिर आता है हमारा आखिरी चिन्ह लाघव चिन्ह। तो किसी शब्द को जब छोटा करके लिखना होता है तो उस शब्द से पहले अक्षर के आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो डॉक्टर है, तो डॉक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं डॉ करके, और ये करा डो, और उसके आगे ये गोला बनवा दिया, तो इसी साइन को हम बोलते हैं लाघव चिन्ह, कि हमने डॉक्टर को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य को हमने ऐसे लिख दिया, तो क्या हुआ, उसको हमने छोटा कर दिया। भारतीय प्रशासनिक से, तो इसको कैसे लिखा, भ्रा प्रा और से करके बस आगे डॉट डॉट लगा दिया। तो ये क्या करता है, जब हम वर्ड को छोटा कर देते हैं। तो आयो बच्चों, आपको अच्छे से सब टाइप समझ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।